हाँ तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। दोस्तों हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में दो पार्ट हैं। प्रथम जो पार्ट है आपका, इसमें राजनीति विज्ञान के सिद्धांत दिए गए हैं। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत दिए गए हैं। और जो आपका दूसरा पार्ट है, दूसरा जो आपका भाग है, इसमें भारत में शासन, मतलब कैसी शासन व्यवस्था है भारत में, वह लोकतंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट के बारे में हम संविधान, कि संविधान क्या है, भारत में जो शासन व्यवस्था है इसकी बात करेंगे और लोकतंत्र की बात करेंगे, और फिर लेसन टू लेसन चलते हैं। तो एक बार हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में शासन, वर्तमान में भारत में शासन की अगर बात करें, दो टाइप में कर सकते हैं हम, प्राचीन स्थिति और वर्तमान स्थिति। प्राचीन स्थिति में तो शासन की बात करें तो शासन राजतंत्र, औपनिवेशिक तंत्र और तीसरा लोकतंत्र। केवल वर्तमान की बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी है संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। आपको मालूम होगा संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण भारत, ब्रिटेन मान सकते हैं। हमने ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली है। हमने ये जो संसदीय व्यवस्था ली है, संसदात्मक व्यवस्था ली है, कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए भारत में जो शासन व्यवस्था है उसकी बात करते हैं कि भाई प्राचीन काल में राजतंत्र था। सबको मालूम है कि राजा महाराजा शासन किया करते थे, उनके कानून कायदे थे, वही संविधान था। फिर औपनिवेशिक तंत्र मतलब अंग्रेजी शासनकाल, ठीक है, और वर्तमान में लोकतंत्र है। एक बात के लिए मैं आपको इकाई से थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान। सबसे पहले तो मैं आपको संविधान की शब्दावली, शाब्दिक अर्थ क्या है। संविधान का शाब्दिक अर्थ है नियमों का समूह है। नियमों का समूह है, मतलब ये छोटे छोटे नियम हैं और इन नियमों का संग्रह किया गया है संविधान सभा द्वारा, और यही हमारा संविधान है, तो जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम इस संविधान में कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आप ये कहें कि सर संविधान आज ही है या पहले भी था, नहीं, संविधान जब बहुत पहले राजतंत्र हुआ करता था उस समय से ही संविधान चला रहा है, लेकिन उस समय इसका स्वरूप अलग था, आज इसका स्वरूप अलग है। वैसे मैं आपसे चर्चा करूं राजतंत्र। राजतंत्र में भी संविधान था। राजतंत्र में संविधान कैसा था? राजतंत्र में राजा हुआ करता था, राजा का हर एक आदेश ही कानून था। संविधान का मतलब कानून। राजा का हर एक आदेश, उसके जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज कानून होता था, उसे संविधान कहते थे। एग्जाम्पल,
मौर्य शासन। आपने नाम सुना होगा मौर्य शासन, इसमें एक नाम भी सुना होगा आपने, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने भी मतलब बहुत सारे कानून कायदे बनाए थे। अब पहले बात करते हैं हम सम्राट अशोक की चर्चित नियमावली की, जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। ये अशोक के कानून थे, अशोक का नियम था, ध्यान रखें। लेकिन ये नैतिकता पे टिके हुए थे, नैतिक नियमावली थी। आप माने या नहीं माने, आपको बॉन्ड नहीं कह सकता, आपको प्रतिबंधित नहीं कह सकता, आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, भारतीय संविधान बॉन्डेड है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है, आप सजा के भागीदार हो सकते हैं। अब बात करते हैं, हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। वो है आपका औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश 2-3 शब्दावली आएगी, वो आपको समझा देता हूं मैं। औपनिवेशीकरण, उपनिवेश, औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण से आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं, ब्रिटेन का उपनिवेश था काफी लंबे समय तक भारत। हालांकि भारत ही ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, बल्कि दुनिया के बहुत ताकतवर देश जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत, चीन, श्रीलंका, ये सारे ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। सर औपनिवेशीकरण क्या है? औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण का एक डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो है किसी ताकतवर देश द्वारा किसी कमजोर देश को अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अधीन करना ही औपनिवेशीकरण है। दोबारा समझा देता हूं, एक बार फिर से देखेंगे। किसी ताकतवर देश द्वारा किसी कमजोर देश को अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अधीन करना ही औपनिवेशीकरण है। जाहिर सी बात है, भारत और ब्रिटेन ने की जो नौ सेना थी या फिर उस समय उसका जो नौ शक्ति थी, वो पावरफुल थी। दुनिया में एक नंबर पर थी ब्रिटेन की नौ शक्ति, और उसी के दम पर उसने दुनिया के बहुत सारे देशों से व्यापार वाणिज्य किया और गुलाम बनाया। ठीक है, हालांकि अमेरिका, फ्रांस या फिर आप और भी कई कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई है, बहुत सारे देशों को अधीन किया है। लेकिन कई देशों का रवैया अलग रहा है, उन्होंने उन उपनिवेशों का विकास भी किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में रहते हुए अंग्रेज़ों ने बहुत कम भारत का विकास किया। और अगर विकास हुआ भी है, माने अगर विकास हुआ भी है, तो वो केवल अंग्रेजों ने स्वयं के लिए किया था, ना कि भारतीयों की सेवा के लिए। जैसे एग्जांपल रेल का विकास उन्होंने खुद ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों की रेल नहीं चलाई थी, बल्कि रेल चलाई थी किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों का माल ढो करके समुद्र तट तक पहुंचाने के लिए। एक अलग बात है कि वो जाते समय यहाँ छोड़ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि उपनिवेश, औपनिवेशीकरण। तो भारत में लंबे समय तक अंग्रेज रहे थे, उनकी ये प्रक्रिया क्या चलाई? औपनिवेशीकरण। अंग्रेजों के समय में अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए, तो उन्होंने 1773 में प्रथम कानून बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये अंग्रेजों का प्रथम कानून था, भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत उन्होंने कई कानून कायदे भारत में लागू किए। दूसरा, जैसे मैं आपको 2-4 मुख्य बता देता हूँ, काफ़ी लंबी श्रृंखला है इनकी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े बताता हूँ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1803
1813। आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, आपने शिक्षा के लिए मतलब अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए पहली बार 1813 में 1 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। मतलब जैसे हम शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजों ने यहाँ से थोड़ा सा शिक्षा के ध्यान रखें, शिक्षा उन्होंने हमारे विकास के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो रंग रूप से भारतीय हो, संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल और उनकी जो एजुकेशन थी उस रूप में क्या हो, अंग्रेज हो। इसलिए उन्होंने भारत में शिक्षा पद्धति लागू की। आगे देखते हैं। इसके बाद 20वीं सदी में भी उन्होंने कई कानून लागू किए, उनको देखते हैं एक बार। उन्नीस सौ 1909 में अंग्रेजों द्वारा जो एक्ट लाया गया उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उस समय लॉर्ड मार्ले, ये तो था सचिव, भारत सचिव, एक पद हुआ करता था भारत सचिव का, ये था वायसराय। मतलब भारत में अंग्रेजी शासन पद्धति का सबसे बड़ा अधिकारी। इस वायसराय को इस सचिव ने इस वायसराय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में इस का वर्णन किया था, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। सचिव ने कहा कि मैं एक ऐसा नागदंत बो रहा हूं। सचिव ने किसको कहा? वायसराय को। मैं एक ऐसा नागदंत बो रहा हूं जिसकी फसल आगे चलकर कड़वी होगी। सर ऐसा इसने क्या बोया था? इसने मैं बता दूं, 1909 के अधिनियम के तहत भारत में मुस्लिम वर्ग का अलग प्रतिनिधित्व, मतलब चुनाव में उनकी व्यवस्था अलग कर दी गई थी। किनकी? मुस्लिमों की। किसमें? 1909 के अधिनियम में। क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में उनकी व्यवस्था अलग कर दी गई कि अब आगे से मुसलमान जो वर्ग है उनके चुनाव अलग होंगे, उनका प्रतिनिधित्व अलग होगा, उनके लिए क्षेत्र रिजर्व किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम, मतलब एक ऐसी फसल जिसका बीज बो दिया गया था, एक जिसको नागदंत कहा उसने, मैं ऐसा बो रहा हूं जिसकी फसल। विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं भारत में सांप्रदायिकता के दंगे होते हैं, इसके नाम पर बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों को बलि बनाया जाता है या बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये क्या है? यही फसल है जिसका बीज उस समय बोया गया था। आज वो फसल लहरा रही है। आज छोटे से बिंदु को लेकर के सांप्रदायिक तनाव, दंगे, अनेक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम। इसके बाद 20वीं सदी में दूसरा जो कानून आया अंग्रेजों द्वारा, दूसरा जो एक्ट आया वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। सर ये क्या था? ये दूसरा था। सर इसमें क्या किया? इसमें उस 1909 में कुछ और प्लस कर दिया गया, कुछ और जोड़ दिया गया। सर क्या जोड़ दिया गया? सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, इनका भी अलग प्रतिनिधित्व जारी कर दिया गया कि आगे से इनके चुनाव भी अलग होंगे। मतलब उन्होंने उनकी जो पॉलिसी रही है अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये पॉलिसी 1909 से शुरू हो गई थी। आज मतलब हम ये कहें कि 1909 से उन्होंने ऐसे जकड़ना चालू कर दिया था कि अब तक तो हम उनको वैसे जकड़ रहे थे, लेकिन अब उनको हम कानून में लेकर जकड़ेंगे कि वो हमारा विरोध भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद
भारत में 1935 का अधिनियम आया। ये एक मात्र अधिनियम था 1935 का, जो भारतीयों के पक्ष में बनाया गया था। मतलब काफी हद तक भारतीयों ने इसको पसंद भी किया था, ऐसा कह सकते हैं हम। और इसका नाम भी रखा गया था भारतीय स्वशासन अधिनियम। और इसीलिए इस एक्ट, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के लगभग 321 अनुच्छेद, किसके 1935 के अधिनियम के 321 अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में समाहित हैं। बहुत सारे बिंदु जैसे हैं जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, जिनको सीधा हुबहू रख दिया गया। आज उनको हम पालन कर रहे हैं, उनको रीड कर रहे हैं, या उनके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए सब इतना ही। कल हम भारतीय संविधान सभा, उसका गठन, किस प्रकार से, कहाँ से सदस्य आए, उनके बारे में देखेंगे। इस क्लास में आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उनका समाधान या आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।